नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रोड सेफ्टी से संबंधित। अच्छा आर्टिकल है। वैसे देखो, पिछले साल भी 18 फरवरी को हमने रोड सेफ्टी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था। तो पुराना आर्टिकल आपको रिवाइज करना हो तो यूट्यूब में आप सर्च मार के कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा पिछले साल वाले आर्टिकल का। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूएई ट्रेड रिलेशंस। तीसरा आर्टिकल यहाँ पे प्लैनेट कंजर्वेशन से संबंधित है। ये भी अच्छा आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हमारे देश में डेथ्स का एक लीडिंग काज है और इसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक लॉसेस भी काफ़ी होते हैं। तो आपको पहले तो ये बताना है सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद आपको ये बताना है क्या फर्दर किया जाना चाहिए ताकि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं उसे कम किया जा सके। ये एक अच्छी लाइन है जो आप साइंस एंड टेक के बारे में कभी कुछ लिखना हो तब आप ये लाइन लिख सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ग्रेटेस्ट इनोवेशन आज तक जो हुई हैं जिसने मानव सभ्यता को पूरी तरह से बदल के रख दिया है वो इस प्रकार से हैं। व्हील, स्टीम इंजन, करेंसी, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, एंटीबायोटिक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन इनोवेशंस ने मोड ऑफ प्रोडक्शन को तो चेंज किया ही है, लेकिन जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनके लाइफस्टाइल को, मानव सभ्यता को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रोड सेफ्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने एक स्टेटमेंट दी। टारगेट ये है अभी हमारे देश में जितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ना उसकी संख्या को 2025 आते आते 50% कम करना और फाइनली 2030 आते आते रोड एक्सीडेंट्स की वजह से 0 डेथ अचीव करना। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने 2020 में स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। इसमें यह कंसेप्चुलाइज किया गया था कि 2030 आते आते इंडिया इस टारगेट को अचीव कर लेगा कि रोड एक्सीडेंट की वजह से 0 डेथ होंगी। तो ये तो हुई टारगेट्स की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं रियलिटी की। करंट स्टेटस क्या है? देखो, 2010 में भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ग्लोबल प्लान फॉर डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2011 से 2020 अडॉप्ट किया था। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस प्लान में यह डिसाइड किया गया था कि 2020 आते आते रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ होती है ना उस आंकड़े को 50% कम करना है। अब इस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्लान को इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया था, लेकिन देखो जो आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा रिलीज किए गए हैं उनके अनुसार 2011 में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ हुई थी 1,42,485 और 2019 में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ हुई 1,51,113। 2020 का डेटा अभी रिलीज नहीं किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने, लेकिन देखो जाहिर तौर पर जो सोचा था कि 2020 आते आते रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होने वाली डेथ्स को 50% तक कम करना वो तो अचीव नहीं हुआ है। 2011 में डेथ्स हुई 1,42,485, बल्कि बढ़ गई डेथ्स 2019 आते आते 50% कम होने के बजाय। हाँ देखो, ये बात तो सच है कि 2020 में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से कुछ डेथ्स कम हुई, लेकिन वो इसलिए हुई क्योंकि कोविड-19 की महामारी की वजह से लॉकडाउन लग गए थे। अब लॉकडाउन लग गया था तो रोड्स पर कम व्हीकल्स दौड़े, लेकिन देखो आप फैसिलिटी देखिए, मतलब हर 100 एक्सीडेंट्स के पीछे कितने लोगों की डेथ हुई वो आंकड़ा आप देखिए। 2001 में ना हर 100 एक्सीडेंट के पीछे 26.9 लोगों की डेथ हो गई थी। 2011 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 28.63 और 2020 में हर 100 एक्सीडेंट्स के पीछे 37.54 लोगों की डेथ हो गई। तो इस पूरे डेटा का अगर हम निचोड़ निकालें तो यही निकलता है यूएन जनरल असेंबली का जो टारगेट था 2011 से लेकर 20 के बीच की रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को 50% कम करना, कम होने के बजाय डेथ्स इंक्रीज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में ना एक पिटीशन फाइल की थी डॉक्टर एस राजासीकरन ने, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इनकी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ऑन रोड सेफ्टी गठित की थी।
जिसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भी नोटिफाई कर दिया 2014 में। कोर्ट ने ना इस डॉक्टर एस राजाशेखरन की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ना 2017 में काफ़ी सारे डायरेक्टिव्स दिए थे रोड सेफ्टी से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे डायरेक्टिव्स दिए थे, जैसे कि स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल को गठित किया जाए, लीड एजेंसी स्टैब्लिश की जाए, रोड सेफ्टी फंड सेटअप किया जाए, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान नोटिफाई किया जाए, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी स्टैब्लिश की जाए, रोड की इंजीनियरिंग में इंप्रूवमेंट लाई जाए। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स मतलब वो प्लेसेस रोड्स पर जो एक्सीडेंट प्रोन है, जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स को कहा जाता है ब्लैक स्पॉट्स। तो जल्द से जल्द ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें ठीक किया जाए ताकि वहाँ पे फर्दर एक्सीडेंट्स ना हों। ट्रैफिक कामिंग मेजर्स को अडोप्ट किया जाए, मतलब ट्रैफिक को कम करने के मेजर्स। रोड सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट किया जाए, रोड सेफ्टी इक्विपमेंट्स को एक्वायर किया जाए, ट्रामा केयर सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाए। इसके बाद रोड सेफ्टी एजुकेशन को इंक्लूड किया जाए स्कूल करिकुलम में। अब कायदे से देखो, ये सारे जो मेजर्स थे ना बहुत अच्छे थे, लेकिन बात वही है, इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में वीक रहता है। तो इन मेजर्स को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं किया गया, यानी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसके बाद राइटर रीजंस बताते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होने वाली डेथ्स हमारे देश में कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। देखो, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को अमेंड किया गया था 2019 में, और बहुत सारे अच्छे प्रोविजंस ऐड किए गए थे, जिनमें से एक प्रोविजन ये था, ट्रैफिक लॉ के वायलेशन पर जो फाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था, इस उद्देश्य के साथ कि डेटरेंस क्रिएट होगा। अब कोई पर्सन देखेगा कि हाँ 5,000 का फाइन लगेगा रेड लाइट क्रॉस करने पर, तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए इस उद्देश्य के साथ फाइन को इतना ज़्यादा इंक्रीज किया गया था। लेकिन देखो, कई सारे राज्यों ने मना कर दिया कि हम ट्रैफिक लॉ के वायलेशन पर इतना फाइन जो है वो जनता से नहीं वसूलेंगे। अब कायदे से देखो तो देखो, कुछ लोगों के कंसर्न्स भी बिल्कुल जेन्यून हैं। अब छोटी सी गलती हो जाए, ट्रैफिक लॉ का वायलेशन हो जाए, तो 10-10 हज़ार का फाइन, इतना हमारे देश में लिविंग स्टैंडर्ड अभी हुआ नहीं है ना। आम आदमी कैसे, अब गलती तो गलती है, देखो कायदे से ट्रैफिक लॉज का पालन तो करना चाहिए, लेकिन हो गई गलती तो 15,000 रुपये देना, 20,000 रुपये देना, कितने लोगों की सैलरी भी नहीं होती है पूरे मंथ की। तो कई सारे राज्यों ने ना मना कर दिया कि हम ये बड़े हुए फाइन को नहीं वसूलेंगे। तो फिर जो उद्देश्य था फाइन इंक्रीज करने का, वो उद्देश्य ही खत्म हो गया कि डेटरेंस क्रिएट करना, लोगों में डर पैदा करना। ये पहला रीजन है। उसके बाद दूसरा रीजन है इन्फोर्समेंट मैन पावर की कमी। देखो, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, नए नए व्हीकल्स लोग खरीदते हैं, लेकिन मैन पावर उस तेजी से नहीं बढ़ रही है। अब आपके मन में आएगा, वैसे भी देखो मैन पावर का ज़माना ही नहीं है, आजकल तो सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। हाईवेज पे अगर कोई कार तेज चलाता है तो ऑटोमेटिक उसका चालान कट जाता है। हाँ देखो, ऐसा हो तो रहा है, लेकिन हमारे देश में उतना तेजी से ऑटोमेशन नहीं हो रहा है जितना तेजी से होना चाहिए। अगर ये ऑटोमेशन हमारे देश में तेजी से हो जाए ना तो बहुत सही रहेगा। क्यों? क्योंकि तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखते हैं कि हाँ ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है कि नहीं खड़ा है। अगर खड़ा है तो गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, लेकिन देखते हैं कि नहीं खड़ा तो गाड़ी तेज चलाने लगते हैं। लेकिन अगर जगह जगह पे वो स्पीड को मॉनिटर करने वाले सेंसर अगर लगे होंगे तो फिर ड्राइवर्स अपने आप से ही गाड़ी धीरे चलाएंगे, हिट एंड रन के केसेस कम से कम हो जाएंगे अगर जगह जगह इस प्रकार के स्पीड को मॉनिटर करने वाले सेंसर लगे होंगे। तो हमारे देश में हाईवेज पर और दूसरे मेजर रोड्स पर ना इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया था, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट किया था कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कितने संख्या में ट्रैफिक पुलिसमैन की आवश्यकता है। ये देखो ऐसे पता लगता है, अगर किसी जिले में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल्स ज़्यादा हैं तो मतलब ज़्यादा ट्रैफिक पुलिसमैन की आवश्यकता है और ज़्यादा ट्रैफिक इक्विपमेंट्स की भी आवश्यकता है। लेकिन देखो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जैसा हमने डिस्कस किया, कि एक्चुअल में इन्फोर्समेंट स्टाफ और इक्विपमेंट्स की भारी कमी हमारे देश के वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, इनएडिक्वेट फंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स। ब्लैक स्पॉट्स की हमने बात की, पता लग गया कि यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, लेकिन फंड नहीं आ रहे हैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए। कि मतलब सोच के देखो, आप वो अधिकारी हो जिसका काम है ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करना,
और आप करना भी चाहते हो, लेकिन डेली बेसिस पे आप देखते हो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन आपके पास फंड नहीं है ब्लैक स्पॉट को रेक्टिफाई करने के, तो आपके मन पर क्या बीतेगी। केस स्टडी में आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करोगे। खैर पॉइंट ये है इनएडिक्वेट फंड। देखो 60% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, लेकिन स्टेट हाईवेज पर, मेजर रोड्स पर और इवन हाईवेज पर आपको रेयरली स्पीड लिमिट का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। फंड आएंगे तभी तो साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ना। चौथा पॉइंट, ज़्यादातर ड्राइवर, कंडक्टर्स या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनीज में दूसरे स्टाफ अगर गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस को छोड़ दें तो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो ये ड्राइवर, कंडक्टर या फिर दूसरे स्टाफ होते हैं ना, ये बहुत कम सैलरी पर ओवर टाइम काम करते हैं। मतलब सैलरी इनकी काफ़ी कम होती है और काफ़ी घंटों तक काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इनकी सर्विस कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए ताकि इनका जो अटेंशन है रोड पर वो इंक्रीज हो। पांचवा पॉइंट, सबसे चैलेंजिंग टास्क ये है ड्राइवर्स की स्किल्स को इंप्रूव करना। बहुत सारे ड्राइवर्स देखो रोड सेफ्टी को लेके उनका जो एटीट्यूड होता है काफ़ी कैजुअल होता है, कुछ नहीं होता। तो ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करना भी हमारे देश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर कोई ट्रैफिक लॉ का बार बार वायलेशन करता है, मान लीजिए उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो गया, तो उस दौरान रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए भी इंस्टीट्यूट्स हमारे देश में नहीं हैं। जो अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें कई सारे प्रोविजंस थे, लेकिन वो अभी तक फोर्स में नहीं आए हैं, एग्जिस्टेंस में नहीं आए हैं। देखो जो ये मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं इनको इन्फोर्स करना स्टेट्स की जिम्मेदारी है। तो कुछ स्टेट्स ने शुरुआत कर दी है इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने की, कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा ढीले हैं, उन्होंने अभी तक कुछ शुरुआत नहीं की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो रोड एक्सीडेंट्स में जिन लोगों की डेथ्स होती है ना, उनमें से 2/3 तो टू व्हीलर चलाने वाले होते हैं, लेकिन टू व्हीलर पे हमारे देश में ध्यान ही नहीं दिया जाता। सेफ्टी हेड गियर को पहनना मैंडेटरी है वैसे तो, लेकिन इसे भी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। जैसे जो अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें एक प्रोविजन ये किया गया है कि अगर जुवेनाइल्स ट्रैफिक लॉस का वायलेट करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसके घर में जो बड़े हैं उनकी होगी, पेरेंट्स की होगी, लेकिन इसे भी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ये देखो पूरे इंडिया में अब हेल्पलाइन का जो नंबर है रोड एक्सीडेंट्स की सिचुएशन में वो 112 है, और जल्दी से अगर हेल्प मिल जाए रोड एक्सीडेंट के बाद तो उस गोल्डन आवर में जान बचाई जा सकती है। लेकिन सभी स्टेट्स में अभी इस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। लास्ट में बात आती है डेटा की। देखो जो हमने शुरुआत में रोड एक्सीडेंट्स की से होने वाले डेथ का डेटा डिस्कस किया ना, अब आपको भी पता है इतने सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनका डेटा तो रजिस्टर ही नहीं हो पाता। मतलब एक्चुअल में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ्स काफ़ी ज़्यादा होती होंगी, लेकिन बहुत सारी डेथ्स तो रजिस्टर भी नहीं होती होंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो एक्सीडेंट डेटा कलेक्शन फॉर्मेट है ना वो अच्छा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखो एक्सीडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन डेटा अच्छे से अगर रजिस्टर होता है ना तो फ्यूचर एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। अभी एक इनिशिएटिव है IRAD यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का इनिशिएटिव है, फंड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है एक्सीडेंट डेटाबेस को इनरिच करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के द्वारा डेटा को कलेक्ट किया जा करके हमारे देश में रोड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके। तो राइटर यही कहते हैं इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स अगर इंटीग्रेट होते हैं और अच्छे से सिनर्जी होती है विभिन्न प्रोजेक्ट्स के डेटा कलेक्शन में, तो फिर डेटा जो है मोर यूजर फ्रेंडली होगा, उसका एनालिसिस अच्छे से हो सकेगा और रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रोड सेफ्टी के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया UAE रिलेशंस से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया ना अब काफ़ी सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए नेगोशिएशंस कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जैसा कि आपको पता है, जब जो देश A और B जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं ना,
तो ट्रेड के जो बैरियर्स है ना उसे कम कर देते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैरियर्स, जैसे मान लीजिए टैक्स ज़्यादा है, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगती है, उसे कम कर दिया, या फिर और कोई बैरियर है, कोटे वाला बैरियर है कि आप एक साल में इंडिया में इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स नहीं इंपोर्ट कर सकते। तो ऐसे ऐसे जो बैरियर्स है ना, चाहे वो टैक्स संबंधित हों या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स हों, उन्हें कम कर दिया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो मेन ऐसे 6 देश हैं जिनके साथ इंडिया अभी सीरियसली नेगोशिएट कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। ये 6 देश कौन कौन से हैं? यूके, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल। इस लिस्ट में देखो सबसे टॉप पर है यूएई। कहा यह जा रहा है यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में जल्द ही एक अर्ली हार्वेस्ट डील इंडिया साइन कर सकता है। अर्ली हार्वेस्ट डील आप समझते हो ना, जैसे फसल अगर पूरी नहीं पकी है तो जितनी पकी है उसको तो काट लो ना। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके बातचीत चल रही है यूएई के साथ में, लेकिन सभी प्रोविजंस पर अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन जितनी प्रोविजंस पर सहमति बनी है उसको लेके तो एग्रीमेंट कर लो ना। ये होता है अर्ली हार्वेस्ट डील्स। यूएई ने भी 2021 में सितंबर में ये अनाउंस किया था कि यूएई 8 देशों के साथ में बायलैटरल इकोनॉमिक अरेंजमेंट साइन करना चाहता है। वो लिस्ट इस प्रकार से थी: इंडिया, यूके, टर्की, साउथ कोरिया, इथोपिया, इंडोनेशिया, इजराइल, कीनिया। यूएई का लक्ष्य था इन 8 देशों के साथ में बायलैटरल इकोनॉमिक अरेंजमेंट यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए 1 साल के अंदर अंदर। यूएई देखो पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब के रूप में इमर्ज होकर आया है। यूएई की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। यूएई देखो बीचों बीच पड़ता है पूरे वर्ल्ड में, काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यूएई की। पहले तो देखो ये तेल पे डिपेंड करते थे अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, मतलब ज़्यादातर इनका जो रेवेन्यू आता था वो तेल बेच के आता था। लेकिन 2012 के बाद से इन्होंने नॉन हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर। दुबई जो है वो आज के समय में एक पूरे वर्ल्ड में मेजर फाइनेंशियल सेंटर है। देखो ये बात सच है कि आज भी हाइड्रोकार्बन सेक्टर जैसे तेल वगैरह ये यूएई की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यूएई में आज के समय में सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। सर्विसेज सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज, ये यूएई की इकोनॉमी में मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। यूएई और इंडिया ने 1972 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे, लेकिन मेजर जो पुश आया ना दोनों देशों के रिलेशंस में, वो आया अगस्त 2015 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया यूएई में। तो उस समय दोनों देशों में के बीच एग्रीमेंट हुआ और न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुई। लेकिन बाद में जो यूएई के क्राउन प्रिंस हैं वो जनवरी 2017 में इंडिया की यात्रा पर आए, रिपब्लिक डे के मौके पर चीफ गेस्ट बनकर। तो रिलेशनशिप को और ज़्यादा अपग्रेड किया गया, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हो गई दोनों देशों के बीच में। और अब तो जैसा हमने डिस्कस किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने के लिए नेगोशिएशन चल रही हैं सितंबर 2021 के बाद से ही। इंडिया और यूएई दोनों जिस मौके पर ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करेंगे ना, बेशक पूरा एग्रीमेंट साइन ना हो, अर्ली हार्वेस्ट डील हो जाए, लेकिन मौका बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अभी इंडिया और यूएई के बीच में मर्चेंडाइज यानी गुड्स का जो टोटल ट्रेड होता है उसकी वैल्यू है 52.76 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये 2021-22 में सिर्फ पहले 9 मंथ्स का डेटा है, बाकी लास्ट के 3 महीने का डेटा तो इसमें ऐड भी नहीं हुआ है। आज के समय में यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एम ये है कि ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद में पहले 5 सालों के अंदर अंदर जो मर्चेंडाइज ट्रेड है उसे 100 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाना है। मर्चेंडाइज ट्रेड मतलब गुड्स का ट्रेड, और सर्विस जो ट्रेड होता है सर्विस सेक्टर का, उसे 15 बिलियन डॉलर्स तक लेकर जाना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाल फिलहाल में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 1 साल में 400 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने वाला है। अब देखो यूएई के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है ना, तो यही मोमेंटम हम सस्टेन करके रख सकते हैं। यूएई की जो मार्केट है ना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूएई की मार्केट अच्छी है, और चूंकि यूएई का काफ़ी सारे दूसरे देशों के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट है, तो यूएई के थ्रू इंडिया का जो माल है वो वहां पर भी पहुंच सकता है। यूएई की अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये है 11.67 बिलियन डॉलर्स।
यूएई इंडिया में 9th बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं। दूसरी तरफ काफ़ी सारी इंडिया की कंपनीज हैं जिन्होंने वहाँ पे यूएई में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश की है, या तो देखो खुद से या फिर जॉइंट वेंचर में। वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी इंडिया की काफ़ी सारी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब डोमेन्स में काफ़ी सारी इंडिया की कंपनीज ने टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, केटरिंग, हेल्थ, रिटेल और एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया है। वैसे देखो इंडिया का टारगेट ये है 2030 आते आते एक्सपोर्ट को लेकर जाना है। एक साल में $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और $1 ट्रिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट। तो वही बात फिर से कि यूएई इंडिया को इस टारगेट को अचीव करने में मदद कर सकता है अगर यूएई के साथ अच्छा सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। और जैसा हमने डिस्कस किया, यूएई के ना गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो देश आते हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, इनके साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं और कॉमन मार्केट हैं। इन देशों के साथ में कॉमन कस्टम यूनियन भी है। तो यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन होना मतलब इन देशों की मार्केट का लाभ भी इंडिया को मिलेगा। लास्ट में एक चैलेंज की बात बोली जाती है। अगर देखो टैरिफ की बात करें कि अगर इंडिया अपना माल यूएई में भेजेगा तो टैरिफ कितना लगेगा, हो सकता है 5% लगे, इससे कम तो क्या लगेगा, क्योंकि यूएई का गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के साथ में 5% टैरिफ रेट के आधार पर एग्रीमेंट हुआ है कि बाकी देशों से माल यूएई इंपोर्ट करेगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के तो 5% टैरिफ लगेगा, और यूएई बाकी देशों में करेगा तो उन पर भी 5% टैरिफ लगेगा। तो इसमें तो ज़्यादा स्कोप है नहीं नेगोशिएशन का, इससे कम यूएई जा नहीं सकता। लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना, नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे इंडिया काफ़ी बार अपने आम भेजता है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में, तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ क्वालिटी इश्यूज़ का बहाना बना के इंडिया से माल इंपोर्ट करने से मना कर देती हैं। इनको कहा जाता है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, मतलब क्वालिटी इश्यूज़ उठा दिए आपने कि आपने ऐसे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया है आम उगाते वक्त कि जिसकी वजह से आम की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है। तो ये चीज़ हमें यूएई के संदर्भ में भी ध्यान रखना होगा। यूएई की टोटल 451 एसपीएस नोटिफिकेशंस हैं। एसपीएस मतलब सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी नोटिफिकेशंस। ये मेनली देखो लाइव पोल्ट्री, मीट, प्रोसेस्ड फूड, इनसे संबंधित हैं। इसके अलावा 534 टीबीटी नोटिफिकेशंस भी हैं यूएई की। टीबीटी मतलब टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड जैसे आपने कह दिया कि आप यूएई में तब एक्सपोर्ट कर सकोगे जब आप सर्टिफिकेशन लोगे, या फिर कोई और ऑब्जेक्शन उठा दिया जाता है टेस्टिंग को लेके, हम टेस्ट करेंगे फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये रुकावटें हैं ट्रेड में। तो यूएई की जो 534 टीबीटी नोटिफिकेशंस है ना, ये मेनली फिश, फूड एडिक्टिव्स, मीट, रबर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी से संबंधित हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूएई की नोटिफिकेशन कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, लेबलिंग, लाइसेंसिंग, परमिट रिक्वायरमेंट, इंपोर्ट मॉनिटरिंग, सर्विलियंस रिक्वायरमेंट, इनसे संबंधित हैं। तो इंडिया अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाहता है ना यूएई में, तो यूएई की इन नोटिफिकेशंस का ध्यान में रखना जरूरी है। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो यूएई के साथ, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और प्रेडिक्टेबिलिटी हो, पहले से तय हो कि कहाँ कहाँ पे रुकावटें आ सकती हैं, ताकि ऐसा ना हो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो धूमधाम से साइन हो जाए लेकिन बाद में विवाद हो जाए कि देखो ये प्रोविज़न तो हमने पहले नहीं डिसाइड किया था। तो ज़्यादा डिटेल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल प्लैनेट, यानी हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, इसके कंजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अर्थ के कंजर्वेशन से संबंधित ना 2 हाइपोथेसिस हैं, इनका जिक्र आप कर सकते हो अगर कभी ऐसे में आपको प्लैनेट अर्थ के कंजर्वेशन के बारे में कुछ लिखना हो। एक तो देखो जेम्स लवस्टोक का गया हाइपोथेसिस है। इन्होंने 1960s में अपनी थ्योरी दी थी जिसका नाम है गया हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने बोला था अर्थ जो है वो एक सिंगल फंक्शनिंग इकोसिस्टम है। बाद में 1970s में इनकी थ्योरी को फर्दर डेवलप किया लिन मार्गुलिस के द्वारा। लिन मार्गुलिस ने यह कहा, देखो सारे लिविंग थिंग्स जो अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में रहते हैं वो सभी क्लोजली इंटीग्रेटेड हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। वो सिस्टम सेल्फ रेगुलेटिंग है जो लाइफ की कंडीशंस मेंटेन करता है अर्थ के ऊपर। बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोलें, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल ना करके, हम सब अर्थ पे जो भी है ना, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये सिंपल बात है। इसके बाद नेक्स्ट पोल कर्टजन की थ्योरी है। इन्होंने कहा
कि जो केमिकल एफ्लुएंट्स निकलते हैं, केमिकल एफ्लुएंट्स जैसे देखो जो मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से हार्मफुल केमिकल निकलते हैं या फिर गैस निकलती हैं, वो केमिकल एफ्लुएंट्स हैं, इनकी वजह से प्लैनेट एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल की शुरुआत में पहली अपनी जो स्पीच दी ना इन्वायरमेंट के मुद्दे पर, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने बोला, आमतौर पर यह बोला जाता है प्लैनेट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला प्लैनेट फ्रेजाइल नहीं है, यानी प्लैनेट कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर हैं लोग और उनकी कमिटमेंट नेचर को कंजर्व करने के प्रति। प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टेटमेंट दी ना कि प्लैनेट कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर हम लोग हैं, कमज़ोर हमारी कमिटमेंट है, ये बात देखो बिल्कुल ठीक है। कैसे? इंसान ने देखो प्लैनेट को न जाने कितना नुकसान पहुंचाया है। जैसे एग्रीकल्चर को जो जब अडोप्ट किया गया था ह्यूमन बींग्स के द्वारा, आज के समय में देख लीजिए वीट और राइस को एज ए फूड क्रॉप्स कितने बड़े एरिया में उगाया जाता है, इवन फॉरेस्ट को क्लियर करके। तो जब शुरुआत में ये किया गया था ना, ये फर्स्ट मेजर लार्ज स्केल चेंज था ग्लोबल क्लाइमेट में जो इंसान लेकर आया था। और दूसरा, जब इंडस्ट्रियल एज आया, जब यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई विभिन्न देशों में, इंसान बड़े स्केल पर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करने लगा। पलक झपकते ही कितना गर्मी बढ़ गई, ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है वो अब 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जल्द ही कदम नहीं उठाए गए, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को नहीं फॉलो किया गया। इवन कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को फॉलो भी कर लिया गया ना, तो भी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इंसान ने इतना कुछ किया, लेकिन इसका नुकसान किसे होगा? देखो, इसका नुकसान भी तो इंसान को ही होगा ना, सबसे ज़्यादा तो गरीब लोगों को। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो गरीब लोगों को इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में आप देख लीजिए किस प्रकार से पिछले साल एवलांच देखने को मिले, जिसकी वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए और काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई। बहुत सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हिमालयाज़ की जो इकोलॉजी है बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी सरकार बड़े बड़े मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे इस्टाब्लिश कर रही हैं। तो आने वाले समय में फ्लड, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ सकते हैं हिमालयाज़ में, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। तो ये सब जो इंसान कर रहा है, खतरा किसको है? इंसान को ही तो है ना। तो कमज़ोर प्लेनेट नहीं, कमज़ोर इंसान है। लेकिन डेवलपमेंट की ऐसी दौड़ चल रही है कि इंसान समझने को तैयार नहीं है। इवन हमारे इंडिया की बात आप कर लीजिए, 2070 का टारगेट रखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन का। बाकी देशों की अपेक्षाकृत लेट है, क्योंकि इंडिया का तर्क ये है कि देखो बाकी देशों ने तो डेवलपमेंट के फ्रूट्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन इंडिया अभी भी डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम 2050 नहीं, 2060 नहीं, 2070 आते आते नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करेंगे, ताकि इंडिया, सोच ये है ताकि इंडिया थोड़ा और ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जला सके, थोड़ा और ज़्यादा कोल का इस्तेमाल कर सके। लेकिन देखो ये सोच सही नहीं है। जल्द से जल्द इंडिया को ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना चाहिए, क्योंकि अगर देखो कल को क्लाइमेट चेंज आता है ना, क्लाइमेट चेंज होता है, इरेगुलर वेदर फेनोमेनन देखने को मिलते हैं, तो इसका नुकसान भी इंडिया को देखने को मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। कोस्टल एरियाज़ में देखो कितने लोग रहते हैं। अगर सी में पानी का लेवल इंक्रीज होता है तो कितना इंडिया को नुकसान होगा। तो ये बात ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड को समझने की आवश्यकता है। लास्ट में वही बात आप बोल सकते हो गया हाइपोथेसिस की, कि इस प्लेनेट पे जो भी लोग हैं ना, लिविंग इन्वायरमेंट, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इंसान प्लेनेट को नुकसान पहुंचाएगा, ये नहीं सोच सकता प्लेनेट को नुकसान हो रहा है। एक्चुअली में वो नुकसान आपको ही हो रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लेनेट कंजर्वेशन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।